Hey, what's up, everyone? Welcome back to another session. My name is Adesh, and everyone, with this video, with this lecture, with this session, we'll start with another topic of 100% discounted fast track batch. And the name of the topic is mergers, acquisition, and corporate restructuring. सर देखा जाए तो अगेन अ बेसिक टॉपिक जिसमें से अप्रोक्सीमेटली एक या दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. सो इसका वेटेज आप 8 to 12 मार्क्स मान सकते हैं. सर वैसे चैप्टर इजी है, बेसिक है, बट कभी कभार कुछ कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ द बॉक्स पूछे जा सकते हैं. डिस्पाइट एवरीथिंग, आई विल ट्राई टू मेक श्योर आई कैन ऑलमोस्ट कमिट that the way we are going to cover this chapter, you'll find it that हाँ सर अब कॉम्प्रहेंसिवली कवर किया. अब सर पूरे चैप्टर का स्ट्रक्चर समझ में आया कि कब कौन सा मेथड लगाना है, कब कौन सा मेथड लगाना है, कब कौन से कैलकुलेशन करना है, कब कौन से कैलकुलेशन करना है. जो लोग एसएफएम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना, वो शायद नहीं समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. बट जिन्होंने पहले एसएफएम पढ़ा था, जो पहले कुछ अटेम्प्ट दे चुके हैं या फिर कोई रेगुलर बैच कर चुके हैं या फिर कोई फास्ट ट्रैक लेक्चर्स देख चुके हैं, अगेन आपको इस बात का अश्योरेंस में देता हूं कि आपको इस फास्ट ट्रैक लेक्चर में एक बेटर क्लैरिटी मिलेगा. ना ही सिर्फ आपके एग्जिस्टिंग फास्ट ट्रैक बैचेस के कंपैरिजन में, बट शायद आपके रेगुलर बैचेस में भी वो क्लैरिटी नहीं मिला होगा, वो कॉम्प्रहेंसिव कवरेज नहीं मिला होगा जो इस बार आप लेने वाले हो. सर इतना क्यों कॉन्फिडेंस है? क्योंकि चैप्टर का स्ट्रक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन ही कुछ इतने अच्छे से तरीके से किया गया है. जब आप इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट नोट्स देखेंगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि ओके, हर एक सिचुएशन में, हर एक सिनेरियो में ये कैलकुलेशंस बनते हैं सर जो हमें आने चाहिए, जो आप सब कुछ क्लास में सीखेंगे. यस, परफेक्ट पीपल. सो लेट मी टेल यू, दिस बीइंग द फर्स्ट लेक्चर विल आल्सो गो टू यूट्यूब, है ना. आप और ऑब्वियसली एप्लीकेशन और वेबसाइट्स में तो रहेंगे ये लेक्चर जहां से आप एक्सेस कर सकते हो. फॉर दोज हु डू नॉट नो सर व्हाट इज दिस 100% डिस्काउंटेड फास्ट ट्रैक बैच, सो लेट मी टेल यू, 1200 प्लस स्टूडेंट्स का एक कम्युनिटी है जो ये लेक्चर्स अपने पॉजिटिव रिव्यूज के साथ देख रहा है. एंड आई एम अगेन थैंकफुल टू ईच सच स्टूडेंट एंड नाउ टू यू एज वेल फॉर मेकिंग इट बिग, फॉर वॉचिंग द लेक्चर्स, फॉर शेयरिंग इट विद अदर्स. थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर दिस. अभी सर जो लोग नए उनको बता दूं, वहां पे एक वीडियो टैग कर रहा हूं, राइट. उस वीडियो में से देख सकते हो सर ये 100% डिस्काउंटेड लेक्चर्स क्या है. सर क्या आप इसमें सारे लेक्चर्स दे रहे हो, कुछ कुछ दे रहे हो, सारे चैप्टर्स दे रहे हो, कुछ कुछ दे रहे हो, नोट्स दे रहे हो कि नहीं, क्या सिर्फ कॉन्सेप्ट्स कराओगे, क्वेश्चंस कराओगे, हर चीज की क्लैरिटी वहां पे, राइट. सेकेंड, डिस्पाइट आपको डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब वीडियो, यूट्यूब पे भी जाएगा ना, तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का और एप्लीकेशन का, जहां से आप ये लेक्चर्स फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं, है ना. सेकंड, सर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहां से आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके एग्जाम तक के सारे अपडेट्स उसी टेलीग्राम चैनल पर आने वाले हैं, राइट. अदर देन दैट वी आर आई थिंक ऑल सेट टू स्टार्ट विद इट. एवरीवन, सर नोट्स कहाँ से डाउनलोड करेंगे? जहां से मैंने बताया ना कि आपको ऐप और वेबसाइट है, वहीं पे जब आप इस पर्टिकुलर चैप्टर में जाएंगे, राइट, उस चैप्टर में जाके आपको नीचे लेक्चर्स दिखेंगे और लेक्चर्स के ऊपर एक पीडीएफ फाइल दिखेगा. तो लेट मी क्लियरली टेल यू, उस पीडीएफ फाइल को जब तक आप डाउनलोड नहीं कर लेते, लेक्चर्स नहीं देखना है ना. क्योंकि सर ये टाइम पास क्लासेस नहीं है, फ्री में मिल रहा है, तो आपके लिए इसका कॉस्ट नहीं होगा ऐसा आपको लगता है. मेरे लिए इसका वन साइडेड एफर्ट्स है. आप जब इन नोट्स को जो देखो, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है उनको सब कुछ पता है, उनको बताने की जरूरत नहीं है कि अपने कॉन्सेप्ट नोट्स क्या बोलते हैं, अपने क्वेश्चंस क्या, क्वेश्चंस आंसर वाला कंपाइलर क्या बोलते हैं और अपने लेक्चर्स क्या बोलते हैं. अगर आप एक नए स्टूडेंट है तो आपको प्लीज ये इन्फॉर्म कर दिया जाए. इट्स नॉट, वी आर नॉट डूइंग टाइम पास हियर. अगर आपको ऐसा है ना कि आपको ऊपर ऊपर से देखना है, तो प्लीज आप ये मत देखो, है ना. अपन जेन्युइन क्लैरिटी के साथ चीजों पर डिस्कशन करते हैं, और वो भी हवा में नहीं. प्लीज आपके पास डाउनलोडेड नोट्स होना चाहिए जिसमें आप हर चीज मेरे साथ लिखेंगे, ठीक है. सो प्लीज समझना. लेट मी शेयर माय स्क्रीन. सर ये नोट्स आपको मिलने वाले हैं, है ना. डाउनलोड कर सकते हो. चैप्टर वाइज सीरीज है ना, तो मर्जर्स एक्विजिशन का नोट्स यहाँ पे, जिसमें कॉन्सेप्ट्स नोट्स है और सॉल्व कंपाइलर है ना. आज तक के सारे क्वेश्चंस अपडेटेड सब कुछ मिल जाएगा, राइट. कॉन्सेप्ट्स नोट्स क्या है, सॉल्व कंपाइलर क्या है, जब आप ये चैप्टर स्टार्ट करोगे ऑटोमेटिकली समझ जाओगे. डाउनलोड किए बिना स्टार्ट मत करना.
राइट, साथ में लिखेंगे, साथ में सब कुछ फिल करेंगे. बिफोर आई स्टार्ट द वेरी लास्ट थिंग, सर इफ यू आर माई एग्जिस्टिंग स्टूडेंट, इफ यू आर हैप्पी, इफ यू आर सेटिस्फाइड, अगर दिल से पॉजिटिव रिव्यूज आते हैं तो दिस बीइंग द फर्स्ट लेक्चर, प्लीज यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए अगर आप लेक्चर्स पसंद कर रहे हैं और दिल से पॉजिटिव रिव्यूज आते हैं तो. क्यों ऐसा? क्योंकि यार जब एक नया स्टूडेंट लेक्चर देखेगा ना तो वो एक डाउटफुल सीन में होता है, उसको पता नहीं होता है कि यार इतने एफर्ट्स लगाऊं या नहीं, उसको पता नहीं होता है कि सर का ये पूरा लेक्चर सीरीज देखूं या फिर नहीं, क्योंकि आपके लिए टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना. तो फॉर देयर कॉन्फिडेंस, फॉर देयर क्लैरिटी, प्लीज मेक श्योर अगर आप रिव्यू डाल सकते हैं, दिल से आता है तो ही, तो प्लीज एक रिव्यू पॉजिटिव यूट्यूब के फर्स्ट लेक्चर के कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना. इट विल हेल्प, रियली हेल्प न्यू स्टूडेंट्स, है ना. वहीं से उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, वहीं से उनको पता चलता है कि एफर्ट्स लगाना है कि नहीं. तो अगर आपके एफर्ट वर्थफुल रहे तो फिर वो भी लगाएंगे बेस्ड ओनली ऑन योर रिव्यूज. यस, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर दिस. अगेन फाइनली लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सर क्या बोल रहा है ये चैप्टर? मर्जर्स, एक्विजिशन एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग. सर ये चैप्टर क्या बोलता है? यार एक बात बताओ, कैपिटल मार्केट में बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जहां पे एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेता है. लेटेस्ट अगर मैं बात करूं तो आपने आकाश और बायजूस का सुना, जहां पे बायजूस ने आकाश को खरीद लिया. तो सर इसमें एसएफएम का क्या काम है? यार दोस्त, पहली बात तो ये कि जब बायजूस ने आकाश को खरीदा तो आकाश को कितने प्राइस पे खरीदेंगे ये मैटर करता है, और ये आप इस चैप्टर में नहीं सीखोगे. ये आप वैल्यूएशन वाले चैप्टर में सीख चुके हो. एफसीएफएफ, एफसीएफई, डिस्काउंटिंग मॉडल, कैश फ्लो डिस्काउंटिंग, डिविडेंड डिस्काउंटिंग, एसेट बेस्ड, अर्निंग्स बेस्ड, व्हाटसोएवर. डन. अभी सर इस चैप्टर में आप क्या सीखोगे कि सर एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को अक्वायर कर लेता है तो उसमें शेयर होल्डर को क्या फायदा और नुकसान होता है ना. आप ये भी सीखोगे कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को किस किस तरीके से अक्वायर कर सकता है ना. और प्राइमरीली कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव से बताऊं, हमें बताना यार अक्वायर करके शेयर होल्डर की वेल्थ में कोई चेंज आया क्या? शेयर होल्डर का जो एग्जिस्टिंग वेल्थ था उसमें कुछ कम ज्यादा हुआ? शेयर होल्डिंग की जो एग्जिस्टिंग अर्निंग्स थी उसमें कुछ कम ज्यादा हुआ? प्लीज, ये सारे डिस्कशन कैलकुलेशन हम सब करेंगे, लेकिन उसके पहले मेरे दोस्तों कुछ बेसिक सीखने की जरूरत है. सो लेट मी टेक यू टू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशन. पीपल प्लीज, दीज आर द नोट्स जो आपके सामने होना चाहिए. सर जब आप मर्जर्स बोलते हो, है ना, देखो प्लीज एक चीज सुन लो, डायरेक्टली क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट है नहीं अपने यहाँ. जब तक एक बैकग्राउंड बिल्ड नहीं होता है आपके लिए क्वेश्चंस सिर्फ एक मगअप टाइप ऑफ अ थिंग होती है. बैकग्राउंड बिल्ड होगा तो ही कॉन्सेप्ट बनेगा, और कॉन्सेप्ट बन गए तो एक भी क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं आएगी. ठीक है, चलिए. सर मर्जर्स एक्विजिशन का अंडरस्टैंडिंग लेना. एक कंपनी जो एग्जिस्टिंग चल रही है, वो एक कंपनी एग्जिस्ट करती है, हम एक दूसरा कंपनी है. हम जो नॉर्मली एक बड़ा कंपनी होती है, छोटी भी हो सकती है ना, इस भरोसे मत रहना. नॉर्मली जो एक बड़ा कंपनी होती है, जब एक वो छोटी कंपनी को अक्वायर करती है सर, हाँ सॉरी स्क्रीन को क्या हो गया था, हाँ, जब एक वो छोटी कंपनी को अक्वायर करती है तो इसको हम कहते हैं मर्जर्स एंड एक्विजिशन. बट सर हम तो कंफ्यूज होते हैं, हमने मर्जर वर्ड सुन रखा है, हमने एक्विजिशन वर्ड सुन रखा है, हमने टेक ओवर वर्ड सुन रखा है. मेरा कहना है दोस्त, इन सारे वर्ड्स के लिटरल मीनिंग क्या क्या होते हैं हमें वो मैटर ही नहीं करता. मैं आपको एक ट्रांजैक्शन समझा देता हूं, वो ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है तो वो हमारे इस चैप्टर के अंडर कवर्ड है, अदरवाइज हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्ड कुछ भी हो. सर ट्रांजैक्शन बताओ. ट्रांजैक्शन ये कि मेरा अगर मैं किसी कंपनी को अक्वायर कर रहा हूं तो मेरा नाम है अक्वायरर, जिसको अब हम ए लिमिटेड से रेफर करेंगे कहीं भी. तो जैसे ही मैंने ए लिमिटेड बोला आपको समझ में आ जाना चाहिए मैं अक्वायरर की बात कर रहा हूं. वो कंपनी जिसको मैं अक्वायर करना चाहता हूं सर, उसका नाम है टी लिमिटेड, मतलब टारगेट कंपनी टी लिमिटेड, राइट.
तो ए लिमिटेड जब टी लिमिटेड को अक्वायर करेगा तो किस किस तरीके से एक्विजिशन हो सकता है, प्लीज समझिएगा। सर पहला तो ऑप्शन ये कि वो टी लिमिटेड कंपनी के सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज में खरीद लूं, है ना। टी लिमिटेड कंपनी के सारे एसेट लाइबिलिटीज में खरीद लूं, मतलब सर टी लिमिटेड की खुद की बैलेंस शीट में कोई भी एसेट लाइबिलिटी नहीं बनेगा, नहीं बचेगा। जी सर नहीं बचेगा। तो सर हमने जब उससे हमारे सारे एसेट्स और लाइबिलिटी खरीदे तो क्या हमें उसको रिटर्न में कुछ देना नहीं पड़ेगा? ऑब्वियसली देना पड़ेगा। रिटर्न में देने के लिए आपके पास दो चॉइसेस है। या तो देखो, देना पहली बात, आप ये समझते हो वो कंपनी अलग है और उसके शेयर होल्डर्स अलग है। आप ये बात बहुत क्लियरली समझते हो, वो कंपनी अलग है और उसके शेयर होल्डर्स अलग है, राइट। तो प्लीज एक बात समझना, एसेट्स खरीदते हो, लाइबिलिटी खरीदते हो उस कंपनी से, लेकिन रिटर्न में उनके शेयर होल्डर्स को देते हो कुछ, उस कंपनी को नहीं देते। सर हम उसके शेयर होल्डर्स को क्या देंगे? हमारे पास उनके शेयर होल्डर्स को देने के लिए दो चीजें हैं। या तो टारगेट कंपनी के शेयर्स के बदले, वो टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स क्या होल्ड कर रहे हैं? सर वो टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स टारगेट के शेयर्स होल्ड कर रहे हैं। तो या तो हम, अब ऑब्वियसली जब आपने टारगेट कंपनी के एसेट लाइबिलिटीज खरीद लिए, मतलब टारगेट कंपनी के पास खुद का कुछ बचा ही नहीं है, मतलब टारगेट कंपनी के शेयर्स की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो कंपनी तो अब डिसॉल्व होने वाली है, प्लीज। तो उसके शेयर होल्डर्स को देने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं। पहला तो आप उनके हर शेयर के बदले उनको कुछ कैश दे दीजिए, या फिर आप उनको उनके शेयर्स के बदले अपनी कंपनी के शेयर्स दे दीजिए, प्लीज। मतलब उनके पास अभी उनकी कंपनी के शेयर्स रखे थे, अब चूंकि उनकी कंपनी के पास कुछ बचा है नहीं, वो शेयर वर्थलेस हो चुके हैं, प्लीज। वो कंपनी तो लिक्विडेट होने वाली है, डिसॉल्व होने वाली है। तो उनकी कंपनी के शेयर्स के अगेंस्ट आप अपनी कंपनी के शेयर्स दे दीजिए उनको। सर क्यों दे दे हम? अरे भाई उनकी कंपनी से एसेट लाइबिलिटी खरीदे ना, तो रिटर्न में कुछ चुकाना तो पड़ेगा उसके ओनर्स को, एंड शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स, प्लीज। इस अभी तक की स्टोरी में आपने दो चीजें सीखी। पहला सर, एक तरीका, वन वे टू मेक एन एक्विजिशन इज acquiring the assets and liabilities from the company. That company dissolves, I continue to exist. मैं तो एज इट इज चलूंगा। दूसरी चीज आपने सीखी, उस कंपनी को के शेयर होल्डर्स को पेमेंट दो तरीके से हो सकता है, या तो कैश में या फिर स्टॉक में, अपनी कंपनी के स्टॉक में। डन। सर एक्विजिशन करने का सेकंड तरीका, अभी जो आपने तरीका समझा ना, वो ये था। प्लीज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हर चीज जो आपके समझने के लिए जरूरी है वो लिखी हुई है, और यही अपने कॉन्सेप्ट नोट्स का स्पेशल पॉइंट है जो इनको यूनिक बनाते हैं। कहीं और अगर आपको ऐसा कॉन्सेप्ट नोट दिखता है तो मुझे बताना प्लीज। सर क्यों यूनिक बताते हैं? आपका टाइम वेस्ट हुआ लिखने में? नहीं, समझ में पूरा आया, हर चीज लिखी हुई है, ठीक है। देखना सर सेकंड। सर दूसरा तरीका क्या है, यहां पे क्या होता है ना, वो एक कंपनी है, हम एक कंपनी है, अलग अलग। हम दोनों डिसॉल्व होंगे, हम दोनों अपने अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज एक नई कंपनी को ट्रांसफर कर देंगे, प्लीज। मतलब एक नया कंपनी बनाए जो नीचे वाली दोनों कंपनी से उनके एसेट लाइबिलिटी खरीदेगी। ये भी पॉसिबल सिचुएशन बन सकती है। तो इस केस में नीचे वाली दोनों कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी? जी हाँ सर। तो सर इन दोनों जो कंपनी डिसॉल्व हो रही है, इनके शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा सर? इनके शेयर होल्डर्स को वो जो नया कंपनी बना है ना, उसके शेयर्स मिलेंगे। लॉजिकल है ना? परफेक्ट। सर थर्ड केस, सर इसमें कैश डील नहीं हो सकता? नहीं सर, वो नया जो कंपनी बना है उसके पास कैश आएगा कहां से? उसके पास कोई कैश ही नहीं है जो इनको दे दे, राइट। वो तो एक नया कंपनी, उसके पास वेल्थ कहां है अभी, ठीक है। थर्ड केस, सर थर्ड केस सुनना। मैंने क्या करा, मैं एक अक्वायरर हूं, वो है टारगेट। तो मैंने इस बार उस कंपनी के एसेट लाइबिलिटीज खरीद के उसको डिसॉल्व होने पे नहीं छोड़ा। हमने कहा देख भाई तू एक अलग कंपनी है, तू चलने दे।
हम देखो अक्वायर करना चाहते हैं फॉर वॉट एवर बेनिफिट्स। हम कैसे अक्वायर करेंगे? हम उस कंपनी के एसेट लायबिलिटी न खरीदते हुए, ध्यान से सुनिएगा, हम उस कंपनी का कंट्रोल खरीद लेते हैं। सर कंट्रोल कैसे खरीदते हो? यार उस कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं। जिसके पास उस कंपनी के शेयर्स रहेंगे वो उस कंपनी का ओनर बन जाएगा ना। मतलब उस कंपनी के एसेट लायबिलिटी उसके पास है, पर हमने उस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। मतलब शेयर्स खरीद के हम उस कंपनी के ओनर बन गए, कंट्रोलर बन गए, राइट। वो कंपनी इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करेगा, हम हमारा बिजनेस इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करेंगे। अब हमारी कंपनी में सर दो चीजें हो गई। हमारी कंपनी में हमारे एसेट तो है ही, और उस कंपनी के शेयर्स भी इन दी फॉर्म ऑफ एसेट रखे हुए हैं। उस कंपनी के शेयर्स भी इन दी फॉर्म ऑफ एसेट रखे हुए हैं, प्लीज। अब ऑब्वियसली जब आप उस कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, राइट, तो शेयर्स खरीद के, शेयर्स किससे खरीद रहे हो? सर उसके शेयर होल्डर से, उस कंपनी के शेयर होल्डर से। तो उस कंपनी के शेयर होल्डर को कुछ तो पे करना पड़ेगा ना। जी सर। पे करने के लिए अगेन दो चॉइस, या तो आप उनको कैश दे दो या फिर अपनी कंपनी के शेयर्स दे दो। डन। मतलब आपको ये सब याद नहीं रखना है सर कौन सी डील में क्या होगा, ये बहुत बेसिक है। ये आप क्वेश्चन का फ्लो समझेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि यार ये चीजें मुझे याद नहीं रखना, ये तो क्वेश्चन बताएगा। एम आई बीइंग क्लियर एवरीवन? फर्स्ट टाइम आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपने ये चीज पढ़ी है, इसीलिए अपन ने ये चीजें ग्रे टेक्स्ट में लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपको ये सब समझने की जरूरत नहीं है ना। अब कुछ चीजें जान लो। सर ए लिमिटेड, टी लिमिटेड, ये टर्मिनोलॉजीज अपन यूज करेंगे। शेयर होल्डर के लिए एस एच टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, है ना, लिखते टाइम कॉन्सेप्ट नोट्स में। सर ये जो तीनों केस बताएं, इसमें से कौन सा केस इस चैप्टर में कवर्ड नहीं है? सर ये वाला, जहां पे एक कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीदती है और ना कि उस कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये वाला केस यहां कवर्ड नहीं है। द above two cases are covered in the chapter of mergers and acquisition. Everyone, I hope we are all set up till here. अब हम लोग कुछ बेसिक रेशियोज पे डिस्कशन करेंगे, है ना। सो गिव मी अ मोमेंट। एक काम करते हैं, कुछ चीजें मुझे हटाने दीजिए। परफेक्ट एवरीवन, आइए। सर सबसे पहले कुछ रेशियोज पे बात करना जरूरी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सर ईपीएस का कैलकुलेशन। सर ईपीएस का कैलकुलेशन क्या होता है? सर वो होता है अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। सर ये क्या वर्ड है यार? इक्विटी एंड कॉर्पोरेट वैल्यूएशन देखा है तो पहले ये चीज देख ली होगी, और अगर वो नहीं देखा है तो मैं आपको बता देता हूं। सर अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर को पैट कहा जा सकता है। सर मतलब, तो देखो, पैट मतलब अपना नेट प्रॉफिट। वो नेट प्रॉफिट पे अभी दो लोगों के राइट है, उस नेट प्रॉफिट में अभी दो लोगों की अर्निंग्स इंक्लूडेड है। एक प्रेफरेंस शेयर वालों की, है ना, उसमें से पहले प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देना है, बचा हुआ इक्विटी शेयर होल्डर को देना है। तो पैट में से जब आप प्रेफरेंस माइनस कर देते हो और जो प्रॉफिट बचता है जिस पे सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर का राइट है, उसको कहते हैं अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, राइट। मतलब सर अगर प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो क्या मेरा अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर और पैट सेम हो जाएगा? जी हाँ, डन। सर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो इतना पैट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर विल गिव मी हर शेयर कितना पैट, हर शेयर कितना अर्निंग्स, कॉलिंग इट
ईपीएस, एवरीवन, राइट। हम मल्टीपल टाइम्स पीई रेशियो का फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं, विच इज प्राइस, विच इज एमपीएस, डिवाइड बाय अर्निंग्स, विच इज ईपीएस। एमपीएस डिवाइड बाय ईपीएस विल गिव मी पी रेशियो। अगर मैं अपने ईपीएस को यहां ले जा लूं तो कैन आई से ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय पी रेशियो विल गिव मी एमपीएस, एवरीवन? बिल्कुल, मल्टीपल टाइम्स देख चुके हो, और अगर ये आपका फर्स्ट चैप्टर है तो अब जान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो सर ईपीएस में जब हम पी रेशियो मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है एमपीएस। ठीक है, चलेगा सर। सर ये है पर शेयर लेवल पे कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन है पर शेयर लेवल पे। अगर इन दोनों में मैं नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई कर दूं इस इक्वेशन में, दिस इनटू दिस इज इक्वल्स टू दिस ना, तो इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड अगर मैं n मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा सर, देखना। हम्म, सर ये है पर शेयर अर्निंग, n मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा सर, टोटल अर्निंग्स। अरे n को बेसिकली अगर मैं इधर ले जाके मल्टीप्लाई करूं तो क्या आता है, तो आप बोल सकते हो EAS या फिर पैट, EAS या फिर पैट। सर दिस मल्टीप्लाइड बाय सेम इक्वेशन एज इट इज, अगर मैं पी रेशियो नीचे लाऊं तो सर राइट में क्या बनता है सर, हर मार्केट एमपीएस, हर शेयर का प्राइस मल्टीप्लाइड बाय माय नंबर ऑफ शेयर्स। कैन आई से दिस इज नथिंग बट माय मार्केट कैपिटलाइजेशन। मतलब अर्निंग से वैल्यू पर जाने के लिए या तो आप पर शेयर कैलकुलेशन कर सकते हो पी मल्टीप्लाई करके, या फिर टोटलिटी कैलकुलेशन कर सकते हो पी मल्टीप्लाई करके, दोनों चॉइस है। बेसिक्स, बेसिक्स है ना, चलेगा। अभी पेशेंस रखना, पूरे लेक्चर में बेसिक्स बिल्ड होंगे सिर्फ। आइए सेकंड सर। सर हमें कुछ कुछ कैलकुलेशंस करने होंगे इनसे रिलेटेड, विच इज वाई ये हमें प्राइमरीली आने ही चाहिए। सेकंड सर, सर बोल रहे टाइप ऑफ एमएनए डील, टाइप ऑफ एमएनए डील। सर आप जान चुके हो टू एन एक्सटेंट, हमने कहा था ना हम उस टारगेट को अक्वायर करेंगे, उस टारगेट के एसेट्स लाइबिलिटीज अक्वायर करेंगे तो उसको रिटर्न में कुछ देंगे ना। तो एज एन अक्वायरर, एज ए लिमिटेड, मेरे पास दो चॉइस है, या तो मैं अपने शेयर्स दे सकता हूं उस कंपनी को, या फिर मैं कैश दे सकता हूं। अगर आप अपनी कंपनी के शेयर्स देते हो तो उसको कहते हैं स्टॉक डील, शेयर डील। अगर आप उसको कैश देते हो इन द फॉर्म ऑफ परचेज कंसिडरेशन तो उसको कहते हैं कैश डील। सर ये परचेज कंसिडरेशन एक नया वर्ड है हमारे लिए यार, पता है वैसे तो नया वर्ड हो ही नहीं सकता, आपने इंटर में सीखा है, फाइनल में सीखा है, सब जगह सीखा है। बेसिकली उस कंपनी का एसेट लाइबिलिटी एक्वायर करने के लिए आपको रिटर्न में जो अमाउंट पे करना होता है उसको कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। सर आपने इसको एक टॉपिक क्यों बनाया, क्या फर्क पड़ता है स्टॉक दे दे या कैश दे दे? एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है जो ध्यान से आपको समझना है। सर क्या देखना, एक बात बताओ, केस वन, जहां पे मैंने उस कंपनी के एसेट लाइबिलिटीज को अक्वायर किया, तो बोलने में हम बैलेंस शीट में भले बोल दे एसेट लाइबिलिटी अक्वायर किए, डू यू अग्री अब उस कंपनी का जो भी बिजनेस था वो मेरा बिजनेस हो जाएगा? यार मैंने उस कंपनी को उसके एसेट्स खरीदने के लिए नहीं खरीदा है, मुझे उसकी फैक्ट्री, मुझे उसके लैंड से कोई मतलब नहीं है। जब मैं उस कंपनी को खरीदूंगा तो पहले जो वो अर्निंग्स करती थी, पहले जो वो प्रॉफिट्स करती थी, पहले जो वो कैश फ्लो करती थी, अब वो अर्निंग्स, वो प्रॉफिट्स, वो कैश फ्लोज मेरे हो गए। प्लीज समझे ना? तो अभी आपकी कंपनी का अर्निंग्स बढ़ जाएगा, जो एग्जिस्टिंग अर्निंग है वो तो आपका है ही, लेकिन जो उस कंपनी से अब अर्निंग्स होगा
उस कंपनी के बिजनेस से जो अर्निंग्स होगा वो भी आपका, क्योंकि आपने उस कंपनी के एसेट लाइबिलिटीज अक्वायर कर लिए, पूरा सिस्टम अक्वायर कर लिया। तो अब आपकी कंपनी के टोटल दो अर्निंग्स, आपका एग्जिस्टिंग और जो उससे अक्वायर किया वो। लेकिन सर प्लीज समझना, इस टोटल अर्निंग्स को, ये टोटल अर्निंग्स अब दो कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर्स को बिलोंग करता है। आप जो एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे कंपनी के, है ना, उसको तो ये टोटल अर्निंग्स बिलोंग करता ही है। लेकिन सर वो जो नए शेयर होल्डर्स है ना, जिसको हमने टारगेट कंपनी के वो शेयर होल्डर्स जिनको हमने इन द फॉर्म ऑफ परचेज कंसिडरेशन हमारी कंपनी के नए शेयर्स इशू किए हैं, मतलब हम तो इक्विटी शेयर होल्डर थे ही, अब वो भी इक्विटी शेयर होल्डर बन गए, मतलब हमारी कंपनी के नए शेयर्स उनको जब इश्यू हो गए, तो इस टोटल अर्निंग्स पे सिर्फ हमारा नहीं सर, उनका भी तो राइट है। सिर्फ इतनी सी बात कन्वे करने के लिए ही टेबल बनाई। आप सोच रहे हो कि कॉमन सेंस से क्या कन्वे करनी थी, लिख ही रहने दो ना, क्योंकि लिखने में अभी आपको इजी लग रहा है, यहाँ रखा है ना तो इजी लग रहा है, जब आगे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको रियलाइज आएगा होगा कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना, इसका कैलकुलेशंस में यूज है। आप में से लोगों ने अपने लेक्चर्स को फास्ट ट्रैक बोल के देखना स्टार्ट किया, फिर स्टूडेंट्स को रियलाइज होगा यार ये तो अपने, रियलाइज हुआ कि यार ये तो अपने रेगुलर बैच से भी डिटेल्ड है। तो स्टूडेंट्स ने, रेगुलर स्टूडेंट्स ने भी इनको देखना स्टार्ट किया, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स के मैसेजेस है, रिव्यूज हैं, यूट्यूब पे कमेंट्स हैं, जो कह रहे हैं सर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो भी पूरा समझ में आ रहा है। हमने कहा अच्छी बात है। तो आप एक बात बताओ, आपने इसको देखा आज, आपका एसएफएम का एग्जाम है 2 साल बाद, तो भाई मेरे 2 साल तक ये छोटी छोटी बातें याद कहाँ रखोगे अकेले में, लिखी है तो अच्छा है ना, नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो पूरा बैकग्राउंड बिल्ड होते हुए रिवाइज होगा यार, प्लीज। नहीं तो स्टूडेंट प्रॉब्लम ही तो यही फेस करता है, सर क्लास की थी 2 साल पहले, अब सब भूल गए, नोट्स सर बनाए नहीं उस टाइम, तो आपकी आलसी का ध्यान मुझे रखना पड़ता है इस टाइप के नोट्स बना के, जहां पे बैकग्राउंड लिखा हो और कॉन्सेप्ट साथ में लिखे, या फिर कॉन्सेप्ट के बेसिक लिखे उसके कैलकुलेशन साथ में लिखे, है ना। आइए, तो सर क्वेश्चन सिंपल सा पूछा कि क्या टी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को कंपनी की जो पोस्ट मर्जर अर्निंग्स रहेगी, मर्जर के बाद वाली अर्निंग्स मतलब टोटल जिसमें दोनों की इंक्लूडेड है, क्या उसमें राइट रहेगा, ए लिमिटेड की उस अर्निंग्स में राइट रहेगा टी वाले शेयर होल्डर्स का? अगर ये स्टॉक डील है तो हाँ रहेगा, लेकिन इमेजिन करो अगर ये कैश डील है तो क्या होगा? सर उस कंपनी के एसेट्स लाइबिलिटीज अक्वायर करके हमने उनको रिटर्न में कोई शेयर दिया ही नहीं, हमने तो रादर उनको कैश देकर फ्री कर दिया, बोला अब फ्यूचर में आपका हमारा कोई रिश्ता है नहीं। एवरीवन, इजंट इट? हमने कैश दिए मतलब हमारी कंपनी के अभी फॉर्चुनेटली सिर्फ हम ही शेयर होल्डर्स है, हमारे अलावा कोई नया ऐड हुआ नहीं है, मतलब पोस्ट मर्जर अर्निंग्स में कैश डील के केस में उनका कोई राइट है नहीं, वो जो अर्निंग्स कमाया उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं, सिर्फ हमारा। डन, 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 ठीक है सर, बेसिक्स चलने दो। अगर सर, अगर ये एक स्टॉक डील है, अगर ये एक स्टॉक डील है, तो सर इससे रिलेटेड एक टर्मिनोलॉजी आती है, इन केस ऑफ स्टॉक डील एक टर्मिनोलॉजी आती है स्वैप रेशियो या फिर एक्सचेंज रेशियो, जिसको एसआर और ईआर बोलकर हम रेफर करेंगे, प्लीज, है ना। सर इसका मतलब क्या, देखो टू एन एक्सटेंट आप मीनिंग जानते हो पर बेसिक सीख लो। सर सामने वाली कंपनी को, सामने वाली कंपनी के शेयर होल्डर्स को स्टॉक डील में हमें हमारे शेयर्स इश्यू करना है, तो कितने इश्यू करोगे, ये क्वेश्चन आता है। ऐसा रूल है क्या कि उसके एक शेयर के बदले हमारा एक शेयर देना कंपलसरी है? ऑब्वियसली नहीं, ऑब्वियसली नहीं।
सर कुछ भी रीजन हो सकता है। हमारी कंपनी की पर शेयर वैल्यू 1000 है, एग्जाम्पल के लिए हमारी कंपनी का एक शेयर आता है 1000 रुपए का, उनकी कंपनी का एक शेयर आता है 100 रुपए का। प्लीज, मतलब अगर उनके हर शेयर के बदले हमने हमारा एक शेयर दे दिया तो कितना बड़ा नुकसान है। हमने मतलब 100 रुपए की चीज खरीदी और रिटर्न में 1000 रुपया दे दिया। समझ रहे हो आप? मतलब इट्स नॉट एट ऑल कंपल्सरी टू गिव वन शेयर अगेंस्ट एवरी वन शेयर। देन सर हाउ मेनी शेयर अगेंस्ट एवरी वन शेयर? वो कंपनी डिसाइड करेगी। वो अक्वायरर और टारगेट मिलके डिसाइड करेंगे कि भाई आपके एक शेयर के बदले हम कितना शेयर लेने के लिए रेडी हैं, या फिर या हम कितना शेयर देने के लिए रेडी, या फिर आपके कितने शेयर्स के अगेंस्ट हम हमारा एक शेयर आपको देंगे। कैसे भी सोच लो, बेसिक है, सिंपल थॉट है। शेयर्स के बीच का रेशियो, उनके हर शेयर के बदले अपना कितना देना है। सर उनके हर शेयर के बदले अपना आधा देना है, या फिर अपना एक देना है, या फिर अपने दो देने, कुछ भी पॉसिबल है। आधा भी पॉसिबल है, एक भी पॉसिबल है, दो भी पॉसिबल है। प्लीज, और इस रेशियो को, जिस प्रपोर्शन में शेयर्स एक्सचेंज किए जाएंगे, इस रेशियो को कहा जाता है एक्सचेंज रेशियो, स्वैप रेशियो। प्लीज, या तो आप इसको रेशियो के फॉर्म में डिनोट कर सकते हो, या फिर डेसिमल के पॉइंट्स फॉर्म में डिनोट कर सकते हो। सर इसका इंटरप्रिटेशन देखना, ठीक है। पहली बात समझना, एन ए और एन टी, ये दो वर्ड्स, ये दो नोटेशंस हम आगे रेफर करेंगे, है ना। एन ए मतलब नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड इक्विटी, एंड एन टी मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ टी लिमिटेड। ठीक है, चलिए। सर 1:2 का क्या मतलब? 1:2 का क्या मतलब? वन का मतलब है 1 शेयर ऑफ ए लिमिटेड। 1 का मतलब है 1 शेयर ऑफ ए लिमिटेड। इस टू को इंटरप्रीट किया करो आप फॉर बोल के, फॉर। और टू का मतलब हो गया सर 2 शेयर्स ऑफ टी लिमिटेड। इंटरप्रिटेशन डन। सर फॉर एवरी, for so we will give 1 share of a limited for against in exchange of 2 shares of T limited। सिंपल लैंग्वेज में, टी लिमिटेड के हर 2 शेयर्स के बदले हमें ए लिमिटेड का कितना शेयर मिलेगा, कितना शेयर देना है, या फिर एक शेयर, मतलब 1:2, 1:2, 1 against 2। सिंपल, इंटरप्रिटेशन क्लियर। सर इसको 0.5 कैसे बोल? क्योंकि सर 0.5 को मैं ऑटोमेटिकली 0.5:1 बोल सकता हूँ, 0.5:1 बोल सकता हूँ। तो दो के बदले एक शेयर, मतलब एक के बदले आधा। एज सिंपल इज द इंटरप्रिटेशन। दिस इज योर एक्सचेंज रेशियो। सर ये रेशियो का यूज क्या है? यार एक बात बताओ ना, सामने वाली कंपनी के पास 1 लाख शेयर है, हम बोल रहे हैं आपका एक्सचेंज रेशियो 0.5 है, मतलब हर एक शेयर के बदले, हर अगेंस्ट एवरी 1 शेयर ऑफ टी लिमिटेड, हाउ मेनी शेयर्स आर यू विलिंग टू गिव ऑफ ए लिमिटेड? सर अगेंस्ट एवरी 1.5, तो अगेंस्ट 1 लाख शेयर्स, सर 50,000। एवरीवन प्लीज, मतलब देखो प्लीज लिंक करना चीजें। हम स्टॉक डील के केस में उनको कितना नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू करते हैं, ये मैटर तो करता है ना प्लीज। क्योंकि सर प्लीज बात समझना, जितने शेयर्स उनको इश्यू कर रहे हैं, मतलब उतना उनको ओनर्स बना रहे हैं।
आप एज ए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर सोचना, जिनको उतना, उनको जितना शेयर्स दिया उनको उतना ओनर्स बनाया, मतलब आपकी अर्निंग्स जो थी उसमें जब उनकी भी अर्निंग्स आ गई तो वो जो टोटल अर्निंग्स हो गई ये हम में और उनमें बंटना है। अगर उनको ज्यादा शेयर्स दिए तो उनको ज्यादा बट जाएगा, कम दिए तो कम बटेगा। प्लीज, मतलब आप समझो आपकी ओनरशिप डाइल्यूट हो रही है पीपल, है ना। तो अभी ऑल्दो इसका काम नहीं है, काम आगे आएगा, बट आप एक कॉमन सेंस से सोचना, वी एज एन एक्वायरर, मैं मेरी बात करता हूं, मी एज एन एक्वायरर, डू यू अग्री आई विल ट्राई टू गिव as less number of shares as possible to you as a target, कम से कम दूंगा, जितना कम हो सके उतना कम दूंगा। you as a target, you will try to seek, you will try to get as many shares of me as possible। आप चाहोगे सर जितना ज्यादा शेयर्स मिल जाए उतना अच्छा। गेटिंग इट एवरीवन प्लीज? फाइन, चलने दे, आइए सर। ठीक है, सो दिस इज व्हाट एक्सचेंज रेशियो इज। सर इसका यूज क्या करेंगे? जब हम चाह रहे हैं कि यार उनको कम मिले, वो चाह रहे हैं ज्यादा मिले, मतलब दोनों को ही मैटर करेगा कि यार अल्टीमेटली टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मिल कितने रहे हैं या फिर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स देना कितने हैं। और ये नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेशन में भी आगे यूज में आने वाले हैं, राइट। तो हमने कहा कैलकुलेट करते हैं कितने नंबर ऑफ शेयर्स टोटल उनको देना है या फिर उनको मिल रहे हैं। तो प्लीज देखना, प्लीज देखना सर, सिंपल कैलकुलेशन है सर। अगर उनके 4 लाख शेयर्स थे, अगर उनके 2 लाख शेयर्स थे सर, समझते हैं उनके 2 लाख शेयर्स थे, हर एक शेयर के बदले आधा, कॉमन सेंस देखना, हर एक के बदले आधा, तो 2 लाख के बदले कितना? अब या तो आप यूनिटरी फील कर दो, सर हर एक शेयर के बदले आधा शेयर, तो 2 लाख के बदले कितना शेयर? तो यूनिटरी मेथड में ऑटोमेटिकली आपको फीलिंग आ गई है सर, है ना। देखो जिनको फीलिंग आ गई फीलिंग चलने दो, जिनको फीलिंग नहीं आई थी उनको यूनिटरी बताना जरूरी था कि सर हर 2 लाख के बदले 0.5 से मल्टीप्लाई करके बोला 1 लाख शेयर्स। डन, पता चल गया उनको कितने नंबर ऑफ शेयर्स अपन देने वाले हैं। दिस विल बी एवरीवन फर्स्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इट। अनदर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड विल बी यहां पे समझो एक केस इमेजिन करो जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे सर उन्होंने बोला कि उसके 4 लाख और 2 लाख शेयर्स हैं, है ना। जहां पे उसके 2 लाख शेयर्स का एमपीएस सर 50 रुपीज है, एमपीएस 50 रुपीज है ना। और इश्यू प्राइस भी लिख लीजिए। अगर आपके नोट्स में लिखा हुआ मिल रहा है तो प्लीज लेट इट बी, नहीं मिल रहा है अगर आपके पास यही नोट्स है तो लिख लेना, ठीक है। इश्यू प्राइस सर मान के चलते हैं 100 रुपया, मतलब मेरा हर शेयर जो उनको मैं देने वाला हूं उसका वर्थ कितना मान रहा हूं मैं, उसका वर्थ कितना मान रहा हूं मैं? 100 रुपीज, मतलब मेरे शेयर का वर्थ 100 रुपीज है, उस हिसाब से मेरे को सोचना है कि उनको कितना शेयर्स देना है, प्लीज। तो हमने कहा रुको सर, पहले परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट करते हैं, है ना। या फिर कितने नंबर ऑफ शेयर्स देना है वो डिपेंड करेगा उस कंपनी की टोटल वैल्यू कितनी। तो सर हमने देखा उस कंपनी की टोटल वैल्यू आती है उसके 2 लाख शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय उसका प्राइस 50, उसका प्राइस 50, ठीक है। मतलब उस कंपनी का वैल्यू कितना हो गया सर? एक सेकंड दीजिए। 212 123,
2 लाख शेयर इंटू 50 का प्राइस सर, मतलब 1 करोड़ रुपया उस कंपनी का वर्थ है, उस कंपनी की वैल्यू है, मतलब इतना परचेज कंसिडरेशन मुझे उसको चुकाना है। प्लीज सर, हो सकता है एग्जामिनर इसको एमपीएस की जगह कुछ और बोले, वो बोल दे एमपीएस तो 50 है पर हम इस पे प्रीमियम देंगे 10% का, मतलब उसके हर शेयर के बदले हमें 55 चुकाना है। तो टोटल कितना परचेज कंसिडरेशन सर, इंटू 55 करके, मतलब इतने रुपए की वैल्यू उनको देना है, जिसमें से अगर हमारा हर शेयर 100 रुपए के बराबर है, तो क्या मैं अपने इश्यू प्राइस से डिवाइड करके, फाइंड आउट कर सकता हूं कि इतना रुपया देना है और 100 रुपए के बराबर एक शेयर है, तो कितने शेयर्स देने पड़ेंगे सर? तो भी आंसर कितना आएगा? 1 लाख। मतलब दो तरीके से एवरीवन आपको एग्जाम में नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड फाइंड करना पड़ सकता है, या तो इस तरीके से या फिर इस तरीके से। एवरीवन, एम आई बीइंग क्लियर? है ना? यही यहां से देखो धीरे धीरे वो कॉम्प्रहेंसिवनेस बिल्ड होती है कि अच्छा एग्जाम में या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। वैसे तो मेरा मानना है इन दोनों के अलावा कोई और कैस होगा नहीं, अगर मिला तो हम आके कॉन्सेप्ट नोट्स में यहाँ अपडेट कर देंगे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? डन। ठीक है सर, मतलब सर ये बात भी समझ गए। नेक्स्ट सर, एक्सचेंज रेशियो अगर उनने दे दिया तो हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसा भी तो हो सकता है ना सर कि हमें ही शायद कहीं एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत आ जाए, हमें भी शायद कहीं एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत आ जाए। कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलो मिलके सोचते हैं, मिलके सोचते हैं। नॉर्मली दो लोग डिस्कशन कैसे करेंगे? समझो आप हैं टारगेट, है ना, और समझिए मैं हूं अक्वायरर। तो मैं जब आपको अक्वायर करूंगा तो अपने बीच में नेगोशिएशन कैसे हो रहा होगा, आप सोचो ना। मैं कहूंगा कि यार मेरा ईपीएस 100 रुपीज है, आपसे पूछूंगा आपका कितना, तो आप बोलोगे मेरा 50 है। अब आपने बोला कि सर हमें आपके एक शेयर के हमारे हमारे एक हमें हमारे एक शेयर के बदले आपका एक शेयर चाहिए, मतलब आपके पास जितने शेयर्स थे उतने के उतने मैं अपने शेयर्स इश्यू करूं। अब नेगोशिएशन में बोलूंगा देखो भाई ये गलत बात है, हर शेयर की मार्केट में वैल्यू अलग अलग है, आपका शेयर 50 का है, मेरा शेयर 100 रुपए का है, मतलब अगर मैंने आपके एक शेयर के बदले मुझ पूरा आपको एक शेयर दे दिया ना, तो आपको 50 रुपए के बदले 100 रुपए की वैल्यू मिल जाएगी, जो आपको भी पता है कि अनफेयर है। फेयर क्या होगा? जब मैं आपके दो शेयर्स के बदले जिनका मिला के वर्थ 100 है अपना एक शेयर दे दूं, क्योंकि 100 रुपए की वर्थ के अगेंस्ट आपको 100 रुपए की वर्थ वापस मिल गई, दिस सीम्स टू बी फेयर। ये था सोचने का तरीका नंबर 1। सोचने का तरीका नंबर 2 देखना। सर तरीका नंबर 2 क्या हो सकता है? आप बोलेंगे सर हमारा ईपीएस था 25 रुपया, आप बोल रहे हो कि सर हमें हमारे एक शेयर के बदले आपका भी एक शेयर चाहिए। अब मैंने कहा कि मेरा ईपीएस है सर 75 रुपीज, मतलब आप अपने हर शेयर के बदले जहां 25 कमाते हो, मैं अपने हर शेयर के बदले 75 कमाता हूं, मतलब आपको मैंने आपके एक शेयर के बदले आप मेरा एक शेयर दे दिया, मतलब पहले जहां आप 25 कमाते थे वहां अब आप 75 कमाएंगे, ये तो अनफेयर है। अगर आपकी अर्निंग्स मुझे सेम रखना है, फेयर डील क्या होगी जब आपका अर्निंग्स सेम रहे? तो फेयर डील के अकॉर्डिंग डोंट यू थिंक कि जब मैं आपके 3 शेयर के बदले मेरा एक शेयर दूंगा, मतलब जब मैं एक्सचेंज रेशियो 1:3 रखूंगा, तब ये डील फेयर मानी जाएगी। मतलब अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे हम ये नेगोशिएशन कर सकते हैं। सर कहीं पे पैरामीटर ईपीएस हो सकता है, तो कहीं और पे पैरामीटर एमपीएस हो सकता है, मार्केट प्राइस पर शेयर हो सकता है, या फिर कहीं पे पैरामीटर बुक वैल्यू पर शेयर भी हो सकता है, वी डू नॉट नो, राइट?
ठीक है सर। तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि सर वेरियस पैरामीटर के बेसिस पे एक्सचेंज रेशियो बन सकते हैं, जैसे ईपीएस, एमपीएस, बुक वैल्यू पर शेयर, एनपीए रेशियो एक्सेट्रा। एनपीए रेशियो सर ये क्या है बताऊंगा। तो प्लीज अब आपका यहाँ पे वापस ध्यान चाहिए, गलती का कोई स्कोप नहीं है। सर दो टाइप के पैरामीटर हमारी लाइफ में हो सकते हैं, एक है पॉजिटिव पैरामीटर और एक है नेगेटिव पैरामीटर। सर पॉजिटिव पैरामीटर मतलब क्या? मतलब सर ये वो पैरामीटर्स होते हैं, मींस द पैरामीटर विच इज बेटर इफ दे आर हायर। नेगेटिव पैरामीटर वो पैरामीटर होते हैं सर विच आर बेटर इफ दे आर लोअर, राइट। मतलब सर मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी जितना ज्यादा उतना अच्छा, ईपीएस ऑफ द कंपनी, बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी जितना ज्यादा उतना अच्छा। मतलब पॉजिटिव पैरामीटर के बेसिस पे भी रेशियो कैलकुलेशन हो सकता है, एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेशन, या फिर नेगेटिव पैरामीटर के बेसिस पे भी हो सकता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल है एनपी रेशियो। मतलब ये वो पैरामीटर है सर जो जितने कम होना उतना अच्छा। प्लीज, एनपीए रेशियो किसी बैंक का आपको क्या लगता है, कम हो तो अच्छा है, ज्यादा हो तो अच्छा? डेट टू इक्विटी इन अ कंपनी आपको क्या लगता है, कम हो तो अच्छा है, ज्यादा हो तो अच्छा? ऑब्वियसली कम हो तो अच्छा, राइट। चलेगा सर, एग्जाम्पल लिखना, ईपीएस, एमपीएस, बुक वैल्यू पर शेयर। यहां सर एनपीए रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, दीज आर नेगेटिव पैरामीटर। सर क्या फर्क पड़ता है नेगेटिव पैरामीटर पॉजिटिव या नेगेटिव? क्योंकि मेरे दोस्त इसके बेसिस पे जो एक्सचेंज रेशियो आपको फाइंड करना रहेंगे उनके फॉर्मूले इन्वर्स हो जाते हैं। फॉर्मूले इन्वर्स कैसे होते हैं देखना। सर एक्सचेंज रेशियो का फॉर्मूला पॉजिटिव पैरामीटर के अकॉर्डिंग क्या होता है, मेरा मानना है कि आप खुद बना सकते हो। आपका ईपीएस था 25, मेरा ईपीएस है 75। एक्सचेंज रेशियो बना के बताना प्लीज, बताओ बताओ। आपका ईपीएस 25, मेरा ईपीएस 75। 100% आप सभी को मन में फीलिंग आ रही होगी, अगेंस्ट एवरी वन शेयर आई विल हैव टू पे देम 3 शेयर्स, सॉरी, अगेंस्ट एवरी 3 शेयर्स आई विल हैव टू रिसीव और आई विल हैव टू पे 1 शेयर। समझ रहे हो ना? आपके हर 3 शेयर के बदले मेरा 1 शेयर आपको मिलने वाला है। मतलब एक्सचेंज रेशियो 1:3 हो जाता है, 1/3 हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली कैन आई से I will simply have to do EPS of target divided by EPS of acquirer. 25 divided by 75 will give me 1:3, 1/3. फॉर्मूला क्या बना? जो भी पैरामीटर है, ईपीएस, एमपीएस, बुक वैल्यू, जो भी एक सेकेंड, हाँ। पैरामीटर ऑफ टी लिमिटेड डिवाइडेड बाय एवरीवन डिवाइड बाय पैरामीटर ऑफ ए लिमिटेड, है ना। टारगेट का ऊपर, एक्वायरर का नीचे, इसीलिए तो कम देंगे आपके 1 शेयर के बदले, क्योंकि आपका नंबर आपके हर शेयर के बदले हमारा 1 से कम मिलेगा, क्योंकि आपका नंबर छोटा है। और छोटा नंबर न्यूमरेटर में आएगा तो ही तो एक्सचेंज रेशियो छोटा बनेगा। डन। सर इसका ऑपोजिट केस, मतलब सर अगर डेट टू इक्विटी रेशियो या फिर एनपी रेशियो के बेसिस पे डिसीजन लेना है तो ये पैरामीटर हो जाएंगे। तो अगर ये नेगेटिव पैरामीटर है तो एक्सचेंज रेशियो हो जाएगा इनवर्स। मतलब सर पैरामीटर ऑफ ए लिमिटेड एवरीवन डिवाइडेड बाय पैरामीटर ऑफ टी लिमिटेड, पैरामीटर ऑफ टी लिमिटेड। सर इसका क्या लॉजिक है? अभी समझो मेरा एनपीए रेशियो था 5%,
मतलब मेरे इसमें 5% पैसा लोग बेड डेट होते हैं। आपका एनपीए रेशियो था 15%, मतलब आपका बुरा है, आपके इसमें ज्यादा लॉस है, मतलब मेरी कंपनी अच्छी है, बेटर है। अगर यही वाला फॉर्मूला लगा दिया तो एक्सचेंज रेशियो आ जाएगा 15:5, मतलब 3:1। मतलब सर अगेंस्ट एवरी वन शेयर यू विल नाउ रिसीव 3। मतलब हर वो एक शेयर जिसमें 15% का एनपीए था, अब उस हर एक शेयर के बदले आपको कितना मिल रहा है? 3 शेयर। और 3 शेयर मिले जिसका एनपीए और कम है, मतलब ज्यादा भी मिले और बेटर भी मिले, ये तो अनफेयर हो गया ना। मतलब उल्टा होना चाहिए 1:3, अक्वायरर का पैरामीटर डिवाइड बाय टारगेट का पैरामीटर। कब? नेगेटिव पैरामीटर के केस में। दैट विल गिव यू द एक्सचेंज रेशियो। एवरीवन प्लीज, कुछ लोगों को ये चीजें पता होगी बट प्लीज अपना पेशेंस मेंटेन करके रखना, ये बेसिक्स है। यहां क्या होगा कि इसको मिस कराना तो आगे कहीं ना कहीं फिर ऊपर नीचे हो जाती है चीजें। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके समझने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सर एक्सचेंज रेशियो में आप क्या एक्सचेंज कर रहे हो सर? नंबर ऑफ शेयर। हर एक शेयर के बदले कितना शेयर देना है वो तय करते हो, राइट? तो प्लीज ध्यान रखना, ये जो पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे आप एक्सचेंज रेशियो फिगर आउट करते हो, वो पैरामीटर हमेशा पर शेयर पैरामीटर होना चाहिए। चूंकि एक्सचेंज पर शेयर बेसिस पे हो रहा है, हर शेयर होल्डर के कितने शेयर्स के बदले कितने शेयर्स देना है, चूंकि एक्सचेंज पर शेयर बेसिस पे हो रहा है, ये पैरामीटर्स जो फॉर्मूले में यूज किए जाते हैं ये भी पर शेयर होंगे। मतलब सर क्या कहना चाहते हो, साफ बोलो। साफ ऐसा मेरे दोस्त कि यहां पे ईपीएस आ सकता है एओटी का, लेकिन उनका पैट नहीं आ सकता क्योंकि ये टोटालिटी मेजर है। यहां पे सर इनका एमपीएस आ सकता है लेकिन उनका मार्केट कैप नहीं आ सकता। सर यहां पे इसका बुक वैल्यू पर शेयर आ सकता है, विच इज टोटल इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टोटल इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड नहीं आ सकता। ये सब टोटालिटी पैरामीटर है, ये सब पर शेयर पैरामीटर है। दोनों ही जगह के लिए बात एप्लीकेबल थी। सबसे पहली बात ये। दूसरी, सर एग्जामिनर ने सब कुछ बोला, एग्जामिनर ने बोला कैश डील है, पर एग्जामिनर ने एक्सचेंज रेशियो ही नहीं दिया, ना ही ये बोला कि कौन से पैरामीटर के बेसिस पे कैलकुलेट करना है। ना एक्सचेंज रेशियो दिया, ना कैलकुलेशन की हिंट्स दी। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट एक्सचेंज रेशियो, इट शुड always be calculated using what? MPS, मार्केट प्राइस पर शेयर की मदद से उसका कैलकुलेशन होना चाहिए। एम आई क्लियर? थर्ड, थर्ड, एक और लास्ट, जो एक साइकोलॉजी डिफरेंस है। सर क्या होता है ना, हमारे माइंड में क्या होता है, ऐसी मेंटालिटी बन जाती है नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करके कि एक्सचेंज रेशियो हमेशा 1 से छोटा होता है। हमें क्या लगने लगता है कि यार अक्वायर जो कंपनी कर रही है वो बड़ी है, अब बड़ी कंपनी अक्वायर कर रही है छोटी कंपनी को, तो इसके पर शेयर पैरामीटर बड़े होंगे, इसकी अर्निंग्स बड़ी होगी, इसकी एमपीएस बड़ी होगी, और जब अक्वायरर के पैरामीटर्स बड़े होंगे तो एक्सचेंज रेशियो ऑटोमेटिकली 1 से कम आएगा। आपकी बात जनरली सही है, 100% सही नहीं है प्लीज। It is very well possible that the exchange ratio is higher than 1. 1 से बड़ा एक्सचेंज रेशियो हो सकता है का मतलब समझते हो? टारगेट के हर शेयर के बदले एक से ज्यादा शेयर्स देना, मतलब उनके जितने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे उससे ज्यादा शेयर्स अब हमें इश्यू करना रहेंगे उनको। सर ऐसा कैसे हो सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। मैं बताता हूं 1 मिनट में। आपकी कंपनी का पैट था सर 10,000, एक कंपनी को अक्वायर कर रहे हो जिसका पैट है सर 1,000, प्लीज, है ना?
सर आपकी कंपनी में नंबर ऑफ शेयर है 10,000, मतलब आपका ईपीएस है 1। उसकी कंपनी में नंबर ऑफ शेयर है सर 100, मतलब उसका ईपीएस है सर 10 रुपया। उसके शेयर पे अभी वो 10 रुपया कमाता है, हम उसको देंगे तो वो कितना कमाएगा? एक शेयर अगर उसको दिया तो सिर्फ 1 रुपया, मतलब उसके इक्विवेलेंट अगर हमें अर्निंग्स करना है तो उसको हमारा कितना रुपया देना पड़ेगा? हमारा कितना शेयर्स देना पड़ेगा? 10। लॉजिकल? मतलब 10:1 का रेशियो, या फिर ऊपर फॉर्मूले में फिट कर लो, पैरामीटर ऑफ टी लिमिटेड पर शेयर 10, पैरामीटर ऑफ ए लिमिटेड पर शेयर 1, 10:1 एक्सचेंज रेशियो। देखना प्लीज, बड़ी कंपनी ने ही छोटी कंपनी को हायर किया है, लेकिन सर क्या करें, मैथ समझा करो, आज के बाद कंफ्यूज मत होना। बड़ी कंपनी में जब ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स होंगे तो हो सकता है पर शेयर लेवल पे वो टारगेट से कम दिखे, वैसे तो वो बहुत बड़ी है, बट टारगेट ने क्या करा, छोटे छोटे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाए नहीं, नंबर ऑफ शेयर कम रखे। कम नंबर ऑफ शेयर रखने की वजह से उसका पर शेयर पैरामीटर ज्यादा आ गया, बेटर आ गया। विच इज वाई आई एम सेइंग exchange ratio can be higher than 1. Everyone please, all set? चलिए, लास्ट बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके पहले कि हम प्रॉपर कैलकुलेशंस में उतरे, कैलकुलेशन वाले टॉपिक समझे, उसके पहले लास्ट एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट। आइए सर, सर कॉन्सेप्ट ऑफ सिनर्जी है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ सिनर्जी जिसके ऊपर थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्लीज, जिसके ऊपर थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकली तो यूज होता ही है, बट सर थियोरी क्वेश्चन भी बन सकता है, और आप समझना इसका मतलब क्या। दो चीजें जब एक होती है, दो कंपनीज जब एक होती है, तो अगर सिर्फ मैथमेटिकली देखें तो वो एक होने के बाद का उनका अर्निंग्स कितना होना चाहिए, सिर्फ मैथमेटिकली क्या बोलते हैं कि सर मेरा जितना था, सामने वाले से जितना आया, टोटल अर्निंग्स उन दोनों का सम हो जाना चाहिए। लॉजिकल? लेकिन रियलिटी में आपका अर्निंग्स थोड़ा सा बढ़ जाता है, मतलब इन दोनों को ऐड करने से भी ज्यादा। जी हाँ, मर्जर होने के बाद आपका अर्निंग्स दोनों की इंडिविजुअल अर्निंग्स के समेशन से ज्यादा हो जाता है। सर ऐसा क्यों होगा? एक एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी थ्योरी आप आराम से रीड करना, थ्योरी नोट्स में होगा मोस्टली इसका आंसर, होगा ही, मतलब मोस्टली नहीं, होगा ही। दो अलग अलग कंपनी थी, तो दो अलग अलग सीईओ थे। अब जब दो अलग अलग सीईओ थे तो दोनों कंपनी को अलग अलग, दोनों सीईओ को अलग अलग सैलरी देना पड़ता था। जब आपने उस कंपनी के एसेट्स लाइबिलिटीज अक्वायर कर लिए, तो उस दूसरी कंपनी का सीईओ अब आपकी कंपनी का सीईओ तो नहीं बना ना, अब वो बंदा जॉब में रहा ही नहीं, अब सिर्फ एक सीईओ है और एक ही बार सीईओ को सैलरी जाएगा। जब एक सीईओ का सैलरी बच गया, मतलब जब एक एक्सपेंस कम हो गया, तो डोंट यू थिंक प्रॉफिट बढ़ेगा, पहले से ज्यादा प्रॉफिट आएगा? मतलब दोनों मर्जर के बाद वाला प्रॉफिट अगर ज्यादा हो, किससे? इंडिविजुअल कंपनीज के प्रॉफिट्स के एडिशन से, इंडिविजुअल कंपनीज के मर्जर के पहले के प्रॉफिट के एडिशन से, मतलब सिनर्जी है, राइट? पर पता है क्या, एक बात बताऊं, सिनर्जी को आप दो तरीके से इवैल्यूएट कर सकते हो, नाप सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो। सर दो तरीके से। तरीका नंबर 1, सिनर्जी इन अर्निंग्स। सिनर्जी इन अर्निंग्स मतलब कैसा, देखना, एक होता है सिनर्जी इन अर्निंग्स, दूसरा होता है सिनर्जी इन वैल्यू। मतलब मैं बताऊं क्या, दो दो तीन तीन अटेम्प्ट लगे मुझे नोट्स बनाने में, एक बार नोट्स बनाया, फिर मुझे लगा यार समझ गया बच्चा, स्टूडेंट समझ तो गया, बट उसके कॉन्सेप्ट में वो क्लैरिटी नहीं आएगी जो आनी चाहिए, क्योंकि पहली बार मैंने सिनर्जी एक्सप्लेन करते टाइम वैल्यू वर्ड नहीं लिखा,
फिर मुझे रियलाइज होगा यार इससे तो स्टूडेंट के माइंड में एक अलग कंसेप्शन बन जाएगा कि सिनर्जी इज ओनली इन अर्निंग्स। मतलब सेकेंड टाइम मैंने वैल्यू भी लिखा और ये समझाया कि देख भाई, अर्निंग्स में भी सिनर्जी सिनर्जी होती है और वैल्यू की भी सिनर्जी सिनर्जी होती है। ठीक है, मतलब मैं बताऊं क्या, ये चार्ट देख लोगे ना तो ही आपको लगेगा कि यार सर इससे क्लैरिटी अब मिल सकती नहीं। इसके क्वेश्चंस क्लियर होंगे, इसके कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर आप कमिटमेंट के साथ बोलोगे सर इससे कॉम्प्रहेंसिव है, मैंने कभी पढ़ा नहीं। दिल से आएगी आवाज, डोंट वरी, है ना। देखना सर, सर आपकी एक आदत खराब है, आप खुद की तारीफ तो इतनी करते हो ना। यार मेरे दोस्त, मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूं, खुद के नोट्स का इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। और ये नोट्स खुद के नहीं है, ये आपके नोट्स है बाय द वे, और ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, राइट। आपके यूज के लिए बने नोट्स, और मुझे नहीं पता है लेक्चर्स कब तक फ्री रहने वाले, नोट्स कब तक फ्री रहने वाले हैं। बाकी जब तक भी ये फ्री रहने वाले तब तक तो मैं हक से बोल सकता हूं ये आपके नोट्स हैं, आप यूज कर रहे हो, आप इसका बेनिफिट ले रहे हो। और क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको रियलाइज हो इस बात का इंपॉर्टेंस कि कैसे हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा गया है, ताकि आप उस कॉन्फिडेंस से इन लेक्चर्स को देख पाओ। यार आप कॉन्फिडेंस में नहीं भी देखोगे ना तो धीरे धीरे जाके कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, मेरी गारंटी है, मुझे शक ही नहीं इस बात पे, राइट। सो प्लीज आना, प्लीज आना। सर कम ए लिमिटेड का प्रॉफिट था 24 लाख, टी लिमिटेड का प्रॉफिट था सर 10 लाख, तो 24 और 10 होना कितना था टोटल मर्जर के बाद, दोनों का बिजनेस जब एक हुआ। सर प्रॉफिट होना था 34, लेकिन हो कितना गया 35। मतलब क्या सर सिनर्जी थी यहां पे? यस, सिनर्जी थी। कौन सी, कौन सी सिनर्जी थी? अर्निंग्स। कौन सी सिनर्जी थी सर? अर्निंग्स वाली। एम आई क्लियर सर? अमाउंट ऑफ सिनर्जी भी बता सकते हो क्या, कितनी सिनर्जी थी? जी हाँ, सिंपल। सर वैसे तो आपको दिखी गई, 34 का प्रॉफिट 35 हो गया, मतलब कितने की सिनर्जी? 1 लाख की। तो कहना ही से सर 35 माइनस 24 प्लस 10, इंडिविजुअल प्रॉफिट के एडिशन से के कंपैरिजन में नया प्रॉफिट कितना ज्यादा, पोस्ट मर्जर प्रॉफिट कितना ज्यादा, वो सिनर्जी। डन। सिमिलरली सर ये आपने बहुत बार वर्ड बोल दिया सिनर्जी इन वैल्यू, ये है क्या? एक कंपनी का मार्केट में मर्जर के पहले मार्केट वैल्यू था, वो उसका टोटल वैल्यू था टारगेट का। हमारा भी मर्जर के पहले हमारा एक टोटल वैल्यू था, राइट। उसका वैल्यू था 140 लाख, हमारा वैल्यू, सर हमारा वैल्यू था 140 लाख, उसका वैल्यू था 30 लाख। मतलब दोनों का वैल्यू मिलाकर टोटल कितना लाख होना था मर्जर के बाद? 170 लाख। लेकिन रियलिटी में हो कितना गया? 190 लाख। सर ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल ही कैसे है कि सर उसका वैल्यू हमारा मिला के और ऐड हो जाए और ज्यादा हो जाए? अरे भाई, जब जहां पहले कंपनी दोनों मिला के 34 कमाते थे 34, तो वैल्यू उसके अकॉर्डिंग था। अब जब प्रॉफिट बढ़ा, फ्यूचर के ग्रोथ प्रोस्पेक्टस बढ़े, अब आप इमेजिन करो गॉर्डन्स फॉर्मूला में के माइनस जी आता है ना डिनोमिनेटर में, दो कंपनी एक होने से हो सकता है कंपटीशन एलिमिनेट हो रहा हो, ज्यादा ग्रो करेंगे, ज्यादा प्रॉफिट करेंगे। टेक्नोलॉजी मर्ज हो रही हो सर ज्यादा ग्रो करने के लिए, कुछ भी हो सकता है ना। तो वैल्यू तो बढ़ी सकती है, जी हाँ। मतलब क्या सर सिनर्जी था? यस, लेकिन इस बार किस में? वैल्यू की टर्म्स में। सर आप बता सकते हो क्या कितना था? ऑब्वियसली सर, दोनों की कंबाइंड वैल्यू से कितना ज्यादा पोस्ट मर्जर वैल्यू आ रहा था, से कितना ज्यादा पोस्ट मर्जर वैल्यू आ रहा था सर? 20 lakhs, हेंस दैट्स द अमाउंट ऑफ सिनर्जी। तो प्लीज देखना, प्लीज देखना, ये फर्स्ट टाइम का अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुआ है सर। देखो वो लाइट ग्रे और डार्क ग्रे का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, लाइट ग्रे और ब्लैक का। हमें जब रिवाइज करना है ना सेकंड थर्ड टाइम, तो लाइट ग्रे थोड़ी करना है। फर्स्ट रिविजन में बस लाइट ग्रे ले लेना ताकि वो बैकग्राउंड की स्ट्रेंथ बढ़ जाए।
सेकेंड थर्ड रिवीजन में सर सीधे इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट। क्या आप बोलोगे सर व्हेन इज योर सिनर्जी, तो हम कहेंगे सिनर्जी इन अर्निंग्स। सिनर्जी अर्निंग्स कब होती है? जब अ, एक सेकेंड, हाँ कैसे लिखें, यहां लिखो सिनर्जी इन अर्निंग्स कब होती है? सर जब पोस्ट मर्जर अर्निंग्स, या फिर पोस्ट मर्जर पैड बोलता हूं मैं, है ना, एक सेकेंड देना, लिखने में थोड़ा सा स्पेस चाहिए। पोस्ट मर्जर पैट ऑफ अक्वायरर इज मोर देन, इज मोर देन प्री मर्जर पैट ऑफ ए प्लस टी। ए और टी के प्री मर्जर पैट से जब ज्यादा पैट हो पोस्ट मर्जर ए का। सर पोस्ट मर्जर में सिर्फ ए का नाम क्यों लिखा? अरे भाई मेरे, टी को जब अक्वायर करेंगे तो बोला ना वो डिसॉल्व हो जाएगा, तो उसका कुछ अर्निंग्स है नहीं, सिर्फ हमारा अर्निंग्स बचेगा, राइट। व्हेन दिस इज मोर देन दिस, देन देयर इज अ सिनर्जी। सर हाउ मच इज द, वन सेकेंड, वैसे आई डोंट थिंक ये लिखने की जरूरत थी यार, फॉर्मूला जीवन में कहीं काम आना नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ही तो चाहिए थी, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सिनर्जी तो आप यही देख के काम करते हैं, लिखो ही मत, है ना, सिर्फ इसको देख के ही आप कंक्लूड कर लेना कि क्या चल रहा है, ठीक है। अब मैंने लिखा है ना, तो मुझे सिर्फ इतना सा और कंप्लीट करने दो, ठीक है। मैं बोलता हूँ वैल्यू की टर्म्स में सिनर्जी कितनी, वैल्यू के टर्म्स में सिनर्जी कितनी पोस्ट मर्जर पैट की जगह लेते हैं वैल्यू। व्हेन पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू ऑफ ए लिमिटेड इज मोर देन, सॉरी माय बैड, एक सेकेंड ना, गलती से ऊपर का भी चेंज कर दिया फ्लो फ्लो में। पोस्ट मर्जर एवरीवन market value is more than pre-merger market value of combined pre-merger market value of both the companies. When this happens, this is the synergy. And sir, how much is the amount of synergy? Amount by which this is higher than the pre-merger combined to. ये कितना ज्यादा है पुराने नंबर से is the amount of synergy. Everyone, this literally completes your entire basic, which will be used directly, indirectly in almost all the questions ऑफ M&A जो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा सर व्हाट डज दिस चार्ट रिप्रेजेंट। ये आपके चैप्टर का ओवरव्यू है, आपको पता चलेगा इस चैप्टर में हमारा पढ़ने का फ्लो क्या है। ये बताता है कि ये कैलकुलेशन, देखो हमें क्या क्या सीखना है, हमें पोस्ट मर्जर ईपीएस और उससे रिलेटेड कैलकुलेशन सीखना है। मतलब मर्जर के बाद कंपनी का ईपीएस कितना हो जाएगा वो कैलकुलेट करते आना चाहिए, और उससे कुछ रिलेटेड कैलकुलेशन। सर पोस्ट मर्जर एमपीएस, मर्जर के बाद कंपनी का मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा वो भी कैलकुलेट करते आना चाहिए, और उससे रिलेटेड कुछ और कैलकुलेशन। सर इसमें बनेंगे दो सिनेरियो। हमें सर पोस्ट मर्जर एमपीएस के केस में हो सकता है कि एग्जामिनर सिनर्जी की वैल्यू दे दे तो अलग सिनेरियो है, और सिनर्जी की वैल्यू नहीं दी तो अलग सिनेरियो है। और सर यहां भी तो हो सकता है सिनर्जी की वैल्यू दे या ना दे, वो दे या ना दे अपना कैलकुलेशन का फ्लो सेम रहता है, यहां फ्लो चेंज हो जाता है। एंड इन तीनों ही केसेस में स्टॉक डील होगी तो क्या और कैश डील होगी तो क्या, इस लेवल का कॉम्प्रहेंसिव आपके लिए होने वाला है। सो तैयार हो जाइए, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। विल स्टार्ट with learning those concepts which will be asked in the examination.
Everyone, thank you very much for watching up the lectures. Again a request, if you're liking the lectures, if you think that the lectures are making sense to you people, please दो जगह reviews put करना. ये फर्स्ट लेक्चर यूट्यूब पे है ना, आप यूट्यूब पे जाकर कमेंट कर दीजिए, इट विल हेल्प अदर स्टूडेंट्स. और ये सब्जेक्ट के, ये टॉपिक के जहां पे आप लेक्चर में गए थे वहां पे नीचे कहीं रिव्यू का ऑप्शन होगा, वहां भी आप रिव्यू दे सकते हो, सिर्फ दिल से आए तो. राइट, थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय बाय.